हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं मांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित है जो आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, उसकी डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। अक्सर ऑपरेशन करने के दौरान या नॉर्मल डिलीवरी करवाने के दौरान पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम कितने टाँके लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ये पूछना बंद कर दीजिए। क्या फायदा, आपको एक भी टाँके लगेंगे तो अच्छा है 10 टाँके लगेंगे, ये तो डॉक्टर का दिक्कत है। हर डॉक्टर चाहेगा कि आपको कम से कम टाँके लगे ताकि उनको कम मेहनत करना पड़े। ज़्यादा टाँके लगाने से उनको क्या फायदा है। पर अगर आपको ज़्यादा टाँके लग रहे हैं तो बहुत सारे कारण होंगे। या तो ब्लीडिंग कहीं होगा जो रुक नहीं रहा, जैसे कि अगर आपका पूरा ही नीचे है तो बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, या तो बच्चेदानी फट गया है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पहले का सिजेरियन है उसमें टाँका पहले से टूट गया है, तो इन सब कारणों से आपको ज़्यादा टाँके लग सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको टोटल कितने टाँके लगने चाहिए। टोटल आपको 7 तह में पेट काटा जाता है, तो 7 तह में टाँके भी लगेंगे। अब कौन कौन सा तह है, आपको जो पहले का ऊपर का तह दिख रहा है वो चमड़ी, तो स्किन कट होगा। स्किन बहुत पतली होती है, उसके नीचे फैट होता है। अगर कोई मोटी मरीज है तो उसका फैट ज्यादा मोटा होता है, सबक्यूटेनियस फैट। अगर कोई पतली मरीज है तो काटना तो वैसे ही पड़ता है, मगर सिलने में कभी कभार एक्स्ट्रा फैट को सिलना पड़ता है। तीसरा है रेक्टस सीथ। रेक्टस सीथ बहुत मजबूत तह होता है, उसके नीचे पेरिटोनियम होता है। ये थोड़ा सा कट करके निक लगा के उसको उंगली से भी फैला दिया जाता है। ये पतला झिल्ली की तरह होता है, ये 2 लेयर का होता है। बाहर का लेयर पेराइटल पेरिटोनियम, जिस पर थोड़ा सा निक लगा के आप फैला सकते हैं, और नीचे का लेयर जो होता है वो विसरल पेरिटोनियम, यानी कि बच्चेदानी और पेशाब की थैली दोनों के ऊपर से ये कवर करता है। तो अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो आपकी पेशाब की थैली डैमेज हो जाएगी। तो इसको कट करके पेशाब की थैली को नीचे, इंस्ट्रूमेंट्स जिसको ड्राइंग कहते हैं उसके वो नीचे कर दिया जाता है। जो एक असिस्टेंट जो आपका आता है वो यही काम करने के लिए आता है कि वो पेशाब की थैली को वो बचा के रखेगा, ताकि आपको यूट्रस जो बच्चेदानी है उसमें ब्लेड मार सके। अब उसके अंदर जो होता है, यूट्रस में ब्लेड मारने के बाद आपको एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बच्चा होता है। जिनका इलेक्टिव सिजेरियन होता है या जिनका वो झिल्ली जो है वो नहीं फटा होता है, तो वो झिल्ली 2 लेयर की होती है, कोरियन और एमनियन। पर उसको आपको थोड़ा सा निक लगा के फिर उसको फैला देना होता है, उसको सिलने की जरूरत नहीं होती। अब जितनी तह को आपने काटा है उतनी तह को सिलना है। काटा तो आपने बाहर से अंदर की तरफ है, मगर सिलना आपको अंदर से बाहर की तरफ है। तो जो पानी की थैली जो बच्चे का है, जो कोरियन एमनियन का बना हुआ है, उसको आपने काटा है, मगर उसको आपको सिलने की जरूरत नहीं है। आपको उसको बाकायदा चारों तरफ से निकाल देना है, ताकि आपको वो कुछ भी छूटा रह जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप बच्चेदानी के तह को सिलेंगे। कुछ डॉक्टर्स 1 लेयर प्रेफर करते हैं, पर मैं हमेशा 2 लेयर में सिलती हूँ, वो भी अंदर का एंडोमेट्रियम लेयर छोड़ के, ताकि पेशेंट को अगली बार अस्कार एंडोमेट्रियोसिस ना हो जाए। अस्कार एंडोमेट्रियोसिस क्या है, यानी जब जब मासिक आए तो टाँके में दर्द होना, वो बीच में अगर आपका एंडोमेट्रियम लेयर आ जाता है तो हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए मैं वो अंदर का जो एंडोमेट्रियम है वो छोड़ के यूट्रस का, बच्चेदानी का 2 तह में सिलाई मारती हूँ। अंदर सबसे नीचे का तह छोड़ के 2 तह, ताकि मरीज का बच्चेदानी बहुत मजबूत रहे, अगला सिजेरियन में भी उसका फटे नहीं। तो मेरी किसी भी मरीज का जिसका मैंने सिजेरियन किया है, 1.25 साल या 1.5 साल भी हो जाए, उसका जनरली अभी तक तो मुझे नहीं दिखा कि
नॉर्मल भी मैंने कराया है 1.5 साल में, 1.25 साल में, लेकिन सिजेरियन के बाद वो बच्चेदानी नहीं फटा है, क्योंकि मैं 2 तह में सिलती हूँ। ये कंटिन्यूअस स्टिचेज होते हैं जो 2 तह में लिए जाते हैं, और मैं बहुत मजबूत धागा यूज करती हूँ, विक्रिल। ये बहुत मजबूत होता है, जो 3 महीने तक ये गलता ही नहीं है, जिसके कारण आपका टाका अच्छे से जुड़ जाता है। इसमें इन्फेक्शन भी बहुत कम होता है, और अगले प्रेगनेंसी के दौरान टाका टूटने का चांसेस कम होता है। तो मेरे पास चाहे कितनी भी गरीब मरीज हो, क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगला जो हम लोग लेयर है वो पेरिटोनियम है। वो पेरिटोनियम जो मैंने बोला झिल्ली की तरह है, जिसमें हल्का सा निक लगा दे। वो बहुत सारे डॉक्टर उसको छोड़ देते हैं, पर मैं उसको भी स्टिच मारती हूँ 0 नंबर के कैटगट धागे से, जो 7 दिन में गलता है। क्यों? क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ऊपर वाले ने जितने तह में आपको बच्चेदानी को रखा है, आपको उतने तह में उसी तरह से रखना है जिस तरह ऊपर वाले ने बनाया है। तो वो पेरिटोनियम में सिल देती हूँ, और उसके अंदर मैं थोड़ा एंटीबायोटिक डाल देती हूँ ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक मैं यूट्रस के अंदर भी डालती हूँ ताकि मरीज को एंडोमेट्राइटिस की बीमारी ना हो, और ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग ना हो, इन्फेक्शन ना हो, मवाद ना आए, ये कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद से हम लोग पेरिटोनियम के बाद रेक्टस शीथ सिलते हैं। इसको भी मैं मजबूत धागे से सिलती हूँ, विक्रिल से सिलती हूँ। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हर्निया होने का चांस है, थोड़ा दिख रहा है कि हर्निया हो गया है, तो इसको प्रोलीन से सिलती हूँ ताकि ये परमानेंट रहे। प्रोलीन जो है वो कभी नहीं गलता है, वो परमानेंट है। अगर आप नेक्स्ट सिजेरियन कराएंगे तो उसको काट के हटाना पड़ेगा उस धागे को, और अगर आप नहीं आपको विक्रिल से स्टिच हुआ है तो फिर उसकी लाइफ 3 मंथ की है, जो मैंने पहले ही बताया। 3 महीने में टाका बहुत अच्छे से जुड़ता है। इसको बहुत अच्छे से रेक्टस शीथ को जो सिलना होता है, कोना कोना और बीच में बहुत अच्छे से सिलना होता है। क्यों? रेक्टस शीथ का 2 लेयर होता है, इंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर। लेकिन रेक्टस शीथ सिलने के पहले हम लोग किसी किसी पेशेंट में 1-2 टाका मसल में भी सिल देते हैं, जिनका मसल बहुत दूर फैला फैला होता है। उसको मसल को थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर देते हैं ताकि उसको बाद में सपोर्ट बना रहे। जब वो भारी सामान उठाए, भारी काम करे, तो उसको हर्निया ना हो। वैसे तो हर्निया आपका रेक्टस शीथ को अच्छे से सिलाई करने के कारण नहीं होता, जो मेरे किसी भी पेशेंट को नहीं होता है, क्योंकि मैं दोनों एंगल बहुत अच्छे से लेती हूँ और बीच का पोर्शन भी बहुत अच्छे से लेती हूँ, ताकि पेशेंट चाहे कितनी भी कमजोर हो, कितना भी कम खून हो, उसको हर्निया ना हो। और मैं अपने पेशेंट को बेड रेस्ट भी नहीं बोलती, बल्कि मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। 1-1.5 महीने बाद ही एक्सरसाइज बताती हूँ, ताकि वो उनका कमर दर्द वगैरह सब ठीक रहे और उनका पेट जो है वो अंदर जा सके। तो रेक्टस शीथ का 2 लेयर होता है, इंटीरियर लेयर जो मसल के ऊपर है, और पोस्टीरियर लेयर। तो मैं दोनों लेयर को बकायदा अच्छे से लेकर सिलती हूँ ताकि पेशेंट को हर्निया ना हो। उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट है। अगर मरीज दुबली पतली है तो आपको सबक्यूटेनियस फैट को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मरीज मोटी है तो इसको भी स्टिच मारना पड़ता है। उसके बाद स्किन लेयर होता है। अगर मरीज का पहले से सिजेरियन है, या गंदा टाका है, या पहले उसको स्टिच इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम लोग उसको इंटरमिटेंट सूचरिंग करते हैं। यानी एक टाका लिया, फिर थोड़ी दूर पे जाके फिर दूसरा टाका लिया, फिर तीसरी थोड़ी दूर पे जाके तीसरा टाका लिया। लेकिन अगर मरीज दुबली पतली है तो हम लोग एक सबक्यूटेनियस इंसिजन लेते हैं, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल दाग नहीं दिखता है, इधर से लेके इधर तक लेते हैं। या पेशेंट का डिमांड होता है तो भी इधर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत मोटी मरीज है तो वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद आपको टाका सूखेगा और तब आपका फैट गलेगा और वो पानी छोड़ेगा, तो उसको जगह नहीं मिलता है निकलने के लिए। आपका इंटरमीडिएट स्टिच जो होता है वो बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि 2 टाकों के बीच में आपको जगह होता है, पस मवाद कुछ भी है
वो निकल जाता है और टाका बहुत अच्छे से जुड़ता है, हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो मोटी मरीजों में इंटरमिटेंट सुचरिंग बहुत अच्छा कहलाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया जो दूर के मरीज हैं, जो दूसरे राज्यों के हैं, जो बहुत दूर दूर से हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, कृपया हम लोगों को फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फ़ोन पर इलाज नहीं करने का। मैं बिना छुए बिना देखे आपको कोई सलाह नहीं दे पा रही हूँ। मैं अगर दे दूँ तो हो सकता है कि वो आपके लिए डेंजरस हो जाए। तो प्लीज़ अपने लोकल डॉक्टर से ज़रूर मिलें, या जो मेरे पास आ सकते हैं वही कॉल करें। बाकी लोग अपने को, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोग तो बहुत आ ही सकते हैं और आते भी हैं। एक माँ छपरा, यहाँ तक कि हाजीपुर से हमारी पेशेंट आती हैं। तो जो आ सकते हैं उन्हीं को मैं एडवाइस दे सकती हूँ, और वो भी छू कर। मरीज को बिना छुए कोई एडवाइस नहीं दिया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक तो बनता है। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।